स्वीट होम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो सैंगवॉक है, जिसकी बॉडी के अंदर म्योंग का मॉन्स्टर है, उसे अपनी बेटी मिल गई है, यानी कि ये उसके पास में है, जिसे वो एक बहुत ही खुली सी जगह पे ले आया था और उसने अपनी पावर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना दिया था, जहाँ पे हमें ये की पावर के बारे में पता चला था कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सैंगवॉक के पीछे इस चश्मे वाले लड़के को भेजा था। हालांकि ये है MH4, लेकिन गाइस मैं तो इसे बैटरी ही कहूंगी। ये चश्मिश पहुंच जाता है अभी उसी जगह पे जहाँ पे सैंगवॉक आसपास ही था। अब असल के अंदर जब इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हो गया तो इस जंगल के अंदर जो छोटे मोटे से मॉन्स्टर थे ये भी निकलने लग जाते हैं, तो इसे इस वक्त शिकार करना था। अब गाइस यहाँ पे एक चीज देखिएगा, चश्मिश है असल के अंदर था तो ये भी एक मॉन्स्टर, लेकिन इसे बाकी मॉन्स्टर्स का शिकार करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्पेशल इन्फेक्टी था। इन्फेक्टी के अंदर भी एक और कैटेगरी है जिसे कि स्पेशल इन्फेक्टी का नाम दिया गया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ह्यूनसू है, जिसके अंदर अपना ही एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी हो रखा था, वो यहाँ पे यूनियो की मदद करने के लिए भागता है और खुद के ऊपर ही पछता रहा था कि आखिर वो यूनियो की मदद करने के लिए जा क्यों रहा है। हालांकि था वो ह्यूनसू का मॉन्स्टर, वो चाहता तो यूनियो की मदद कभी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो यूनियो की मदद करने के लिए चला गया था। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चश्मिश इधर उधर मॉन्स्टर्स को मार के खा रहा था और यहाँ पे यूनियो अपने आंखों के सामने देखती है सीजन 1 का वो बहुत बड़ा वाला मॉन्स्टर, जो गाइस हमने सीजन 1 के बीच वाले एपिसोड्स में देखा था कि ये हल्क के जैसा बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। इसे न जाने कितने लोगों ने मारने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी ये मरने को तैयार ही नहीं था। बड़े से किंग कॉन्ग के जैसा दिखने वाला ये मॉन्स्टर, और तभी यहाँ पे ह्यूनसू पहुंच जाता है। बेचारा उसके सामने बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन तो भी अपना पंख निकालता और धमाधम इस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करता जा रहा था। यहाँ पे यूनियो एक टावर के ऊपर छुपी हुई थी और साथ ही में जो चश्मिश था ये भी दूर से खड़े होकर देख रहा था कि क्या बात है, इसके जैसे इसे एक और मॉन्स्टर मिला, मतलब इसे तो दोस्त मिल गया जो कि बाकी मॉन्स्टर्स को मार रहा है। असल के अंदर ह्यूनसू तो यहाँ पे यूनियो की जान बचा रहा था, लेकिन इस चश्मिश को लगा कि ह्यूनसू जरूर उसका दोस्त बन जाएगा, जिसके बाद में ह्यूनसू ने एक जोरदार पंख मारा और इतने बड़े से मॉन्स्टर की वापस से एक बार चिथड़े उड़ा दिए। अब यहाँ पे चश्मिश ह्यूनसू के पास आता है और उसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, और ह्यूनसू जो कि इस वाले मॉन्स्टर से तो बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। इसका रीजन ये था गाइस कि ह्यूनसू जब लास्ट सीजन के अंदर लैब के अंदर, तो वहाँ पे सैंगवॉक के साथ में 2-3 लोग और थे। जैसा कि सैंगवॉक ने ह्यूनसू को एक पत्थर के अंदर बदल दिया था, तो ये MH2 MH3 ये सारे के सारे सैंगवॉक के साथ ही थे। तब से ह्यूनसू से बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसका यहाँ पे हाथ ही काट देता है। क्या बात है, तुम इतनी अच्छी शक्ल को कैसे भूल सकते हो। तब जाके इस चश्मिश को भी याद आता है कि ये तो ह्यूनसू है और सैंगवॉक का बहुत ही भारी वाला दुश्मन है। जिसके बाद तो ह्यूनसू का कहीं ना कहीं एक मोटिव था कि उसे सैंगवॉक को मारना ही था। अब ह्यूनसू का अगर मॉन्स्टर भी उसकी बॉडी के अंदर हावी हो रखा था, तो भी उसका मॉन्स्टर हमेशा से सोचा करता था कि ये जो इन्फेक्टी, जो स्पेशल इन्फेक्टी है, इन्हें तो जान से मारना ही है। इसी के कारण ये इस चश्मिश को पकड़ लेता है और उसके बाद में बहुत ज्यादा तड़पाता है और फिर पूछता है कि बता तेरा मालिक कहाँ पे है, यानी कि MH1 यानी कि सैंगवॉक, जिसके अंदर म्योंग का मॉन्स्टर था। अब ये बहुत ज्यादा तड़प रहा था, इसी के कारण बता देता है कि स्टेडियम है और स्टेडियम के अंदर जल्द ही वो एक नई बॉडी को ढूंढने वाला है और उसे वो बॉडी मिल भी गई है। अभी तक ह्यूनसू को पता नहीं था कि वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि ये क्यों की बेटी ये की है। तो कहता है कि चल फिर आजा, तुझे स्टेडियम ही लेके जाता हूँ मैं। यहाँ पे यूनियो देखती रह जाती है कि बेचारा ह्यूनसू तो पूरी तरीके से बदल गया है, मॉन्स्टर में बदल गया है, क्या पता ह्यूनसू वापस लौटे भी ना। यहाँ पे हम सैंगवॉक को देखते हैं जो कि ये के साथ में बड़ा खुशी खुशी स्टेडियम की तरफ जा रहा था, और यहाँ दूसरी तरफ ह्यूनसू जो था ये इस चश्मिश को बहुत बुरी तरीके से मारता, बहुत बुरा पीटता और ऑलमोस्ट अब आखिरी सीजन तक इसे मारता ही रहेगा। ये भीख भी मांगता है कि प्लीज मुझे जान से मार दो, लेकिन ह्यूनसू कहता है कि अरे तुझे इतनी जल्दी क्यों है मरने की, मैं तुझे मारूंगा ना आराम से। अब गाइस हमें पता चलता है कि ये वाला जो मॉन्स्टर है यानी कि MH3, इसके पास में किसी लिक्विड की पावर थी, जैसे कि सिल्वर का पूरा लिक्विड बना सकता है। इसके हाथ भी वैसे दिख रहे थे। सैंगवॉक यहाँ पे अब अपनी बेटी को लेके वापस से स्टेडियम लौट आया था और इस चीज की इन्फॉर्मेशन बाकी सोल्जर्स को भी मिल गई थी। यहाँ पे वो लड़की यानी कि MH3 जो कि अभी बाहर निगरानी दे ही रही थी, वो यहाँ खड़ी थी। तभी यहाँ पे सैंगवॉक की कार आके रुकती है। इसी के साथ में 3 लोग आते हैं जिनके ऊपर अलग ही तरीके के कपड़े बंधे हुए थे। अब गाइस ये थे नियो ह्यूमन जो कि अपने लोगों से मिलने के लिए आए थे, लेकिन MH2 था वो कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मना किया था ना। उसके बाद में सैंगवॉक भी यहाँ पे आ ही चुका था। ये लोग कहते हैं कि देखो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें हमारे लोगों के पास में जाने दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सैंगवॉक एक भी सेकंड नहीं सुनता है और यहाँ पे बाकी जो सोल्जर्स आ रखे थे यानी कि सार्जेंट किम और बाकी एक सोल्जर, उनके सामने इन नियो ह्यूमंस को मार देता है। और अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है गाइस नियो ह्यूमंस की कि आखिर नियो ह्यूमंस है कौन, क्या करते हैं, वो आखिर पैदा कहाँ पे हुए थे, आखिर वो किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके बाहर आना शुरू हो जाती है। अभी तक सार्जेंट थाक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये नियो ह्यूमन होते क्या है। हम यहाँ देखते हैं कि सैंगवॉक अपनी बेटी को लेके अंदर जा ही रहा था, तभी यहाँ पे ये क्योंग भी पहुंच चुकी थी और बस छुप छुप के अपनी बेटी की तरफ देख ही रही थी। कहीं ना कहीं ये को भी एहसास हो रहा था कि जैसे उसकी मॉम आसपास ही है। जहाँ पे सैंगवॉक अपनी बेटी से पूछता है बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जहाँ पे जरूर ये ने यही पूछा होगा कि उसे थोड़ी देर के लिए बच्चों से खेलने दिया जाए। वो वहाँ से चली जाती है और सीधा उन्हीं 2 बच्चों के पास में जाती है जिन्होंने किम ह्यूनसू की बॉल चुराई थी और उसके साथ में बच्चे खेल रहे थे। अब ये जो बड़ा वाला भाई था इसे तो अच्छी तरीके से पता था कि
ये सैंगवॉक की बेटी है, यानी कि बहुत खतरनाक लड़की है और जरूर मॉन्स्टर भी हो सकती है, तो इसे बॉल दे दो। तो वो अपने भाई से बॉल छीन के दे देता है और साथ ही में ग्लव्स भी उतार के दे देता है। जैसे ये ग्लव्स ही मांगती है, ये यहाँ से ग्लव्स और बॉल लेके जाने लगती है, तो इसके साथ में वापस से वही बिहेवियर होता है जैसा कि उसके साथ में पहले भी होता आ रहा था, यानी कि लोग उसे डर रहे थे और भाग रहे थे। इतनी ही देर में यहाँ पे ये क्यों आ जाती है, जो कि अपनी बेटी को साइड में खींच लेती है और उसे गले से लगा लेती है। ये दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। उसके बाद में ये और ये क्यों दोनों आपस में बैठ के बात करने लगते हैं। ये कहती है कि आप जिंदा हो गई, मुझे लग नहीं रहा था कि आप वापस से ह्यूमन बन जाएंगी। जहाँ पे ये क्यों कहती है कि ऐसा तुमने क्यों बोला, क्या मैं ह्यूमन बन गई, क्या ये चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगी। जहाँ पे ये कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको मॉन्स्टर बना दिया था, आप उस वक्त मर रही थी और आप मुझसे नफरत करती थी। असल के अंदर आप मुझसे ना नफरत करे, इसी के लिए मैंने आपको मॉन्स्टर बना दिया ताकि आप मुझे कभी नफरत से ना देखे। ये क्यों आती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद में ये क्यों कहीं ना कहीं गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अपनी बेटी को यहाँ से लेने वेने नहीं आई थी, उसे अपनी बेटी से कोई खास प्यार था भी नहीं, ऐसा बस दिखाया जा रहा था कि उसे अपनी बेटी से प्यार था। लेकिन मुझे गाइस ऐसा लग रहा था कि ये क्यों जरूर अपनी बेटी को इन सारे लोगों से दूर हटाने के लिए आई थी, क्योंकि सिर्फ वही एक इंसान है जिसे अपनी बेटी की इतनी गजब वाली पावर्स के बारे में पता था, और अगर गलती से वो इंसानों के बीच में रह गई तो न जाने कितनी तबाही मचा सकती है। ऊपर से अभी तो वो इंसानों से नफरत भी करती है। तो ये क्यों अपनी बेटी को समझाती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। लेकिन ये को कहीं ना कहीं श्योरिटी नहीं थी कि उसे अपनी माँ के साथ में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऊपर से वो ये भी बताती है कि उसके फादर उसे लेने के लिए आए हैं और वो उसे अपने साथ रहने के लिए कह रहे हैं, तो वो श्योर नहीं है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये क्यों कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा तुमसे मैं ही प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करूंगी। जाने से पहले ये क्यों से पूछती है कि मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, हर किसी का नाम होता है, आपने क्या कोई मेरा नाम रखा था। और ये क्यों एकदम से सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद में ये यहाँ से जाने लगती है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी था कि हाँ वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है और वो पलट के उसे देखती है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं वही लड़की MH3 जिसके पीछे से टेंटिकल्स निकल रहे थे, वो इन न्यू ह्यूमंस की बॉडीज को लेकर एक जेल के अंदर बंद कर देती है। अब यहाँ पे जो MH2 था वो सार्जेंट थाक के पीछे पड़ जाता है कि जब तुम्हें मना किया गया था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो फिर आखिर तुम यहाँ से बाहर निकले क्यों हो, तुम लोगों को यहाँ से भागना है क्या, कायर बन चुकी हो क्या, और अब तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। जिसके बाद में वो इस टेंटिकल वाली लड़की को इन दोनों को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पे सार्जेंट थाक अपना हाथ ऊंचा कर लेता है और फिर कहता है कि तुम आखिर ऐसे कैसे हमें सजा दे सकते हो, तुम तो सजा सिर्फ और सिर्फ उसी को दोगे ना जो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड है। तब जाके जो दूसरा वाला सोल्जर था इसे भी पता चल जाता है कि जो सार्जेंट थाक है अब वो भी इंसान नहीं रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी मॉन्स्टर के सिम्टम आ चुके हैं, क्योंकि जैसे उनका हाथ कटा था तो वापस से वो चीज हील भी हो गई थी। तो अब आखिर ये MH2 MH3 भी क्या करते, जो MH2 था वो सार्जेंट थाक को ये भी कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी ड्रेस पहनने वाले 4 लड़के और आए थे वहाँ पर, उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ, आखिर तुम लोगों ने उन्हें भेजा क्यों था। तब जाके सार्जेंट थाक को पता चलता है कि जो सारे लोग लैब के अंदर गए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा और सारे के सारे मर गए हैं। जिसके बाद में जो दूसरा वाला सोल्जर था वो बाकी सारे सोल्जर्स के पास में आता है और उसके बाद में बताता है कि अब हमारे सार्जेंट हमारे नहीं रहे हैं, उनके अंदर भी मॉन्स्टर के सिम्टम है, लेकिन अब भी हम उन्हीं का ही कहना मानेंगे। जिसके बाद में सार्जेंट थाक पहुंच जाते हैं लैब के अंदर, जहाँ पे वो डॉक्टर लिम को ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब सार्जेंट जो थाक थे वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द मॉन्स्टर बनने वाले थे। और डॉक्टर लिम जो कि कमरे के अंदर बंद करके गई थी ये क्यों, उसे खोल देते हैं। सार्जेंट कहते हैं कि क्या तुमने वो रास्ता ढूंढ लिया जहाँ से तुम मुझे स्पेशल इन्फेक्टिव बना सकते हो। तो डॉक्टर लिम कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो मुझे ये रास्ता नहीं मिला है, मैं अभी तक भी इस चीज को ढूंढ ही रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी है हमें किसी न किसी मॉन्स्टर को काट के देखना पड़ेगा कि आखिर उसके अंदर क्या है। जहाँ पे सार्जेंट थाक कहता है कि इसका मतलब मुझे सबसे पहले तो इन मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा और किसी को यहाँ पे उठा के लेकर आना पड़ेगा ताकि उससे तुम मुझे स्पेशल इन्फेक्टिव बना सको। डॉक्टर लिम कहता है कि हाँ बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में वो उसी सूटकेस को ऊपर निकाल के रख देता है जहाँ पे वो ककून का एक हिस्सा लेकर आया था। असल के अंदर डॉक्टर लिम अब इसको भी जानना चाहता था कि आखिर अब इस ककून की मिस्ट्री क्या हो सकती है। जिसके बाद में सीन यहाँ सार्जेंट किम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो इस वक्त भी चर्च के अंदर ही था, रात से सुबह हो गई थी और उसके हाथ में अभी भी बंदूक ही थी। कल रात जो एक इन्फेक्टी था और वो ककून के अंदर बदल गया था, वही इन्फेक्टी अब नीचे उतरा है। और गाइस अब यहाँ पे 3rd सीजन के अंदर एंट्री होती है यूनियो के भाई की, जिसे वो कंटिन्यूअसली ढूंढे जा रही थी। और 1st सीजन के अंदर हमने देखा था कि बेचारा वो मर गया था और 2nd सीजन के अंदर तो वो हमें दिखा भी नहीं था, लेकिन आखिरी में बस हमें यही पता चला था कि जो योनियोक था वो एक मॉन्स्टर के अंदर बदल गया था और वो काफी ज्यादा स्लाइमी सा बन के ककून से नीचे गिरा था। अब वो मॉन्स्टर बना था या क्या बना था, ये सारी गाइस अब हमें चीजें पता चलने वाली है। तभी यहाँ पे योनियोक की एंट्री होती है और वो सार्जेंट किम को कहता है कि तुम समझदार हो जो यहीं पे रुक गए, लोग मेरी बात नहीं मानते और बाहर जाने के चक्कर में मर जाते हैं। जहाँ पे सार्जेंट किम कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुम मॉन्स्टर हो या फिर तुम इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाले हो, आखिर मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। जहाँ पे अब योनियोक बताता है कि वो न्यू ह्यूमन है, वो किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि वो इन मॉन्स्टर्स को समझ सकता है, उनसे बात कर सकता है। ये सारे मॉन्स्टर इन न्यू ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तब जाके सार्जेंट किम अपनी बंदूक नीचे रखते हैं, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा खतरा फील ही कर रहे थे कि आखिर ये कौन है और ये सारी बातें कर क्या रहा है। योनियोक आगे बात करता उससे पहले वो सार्जेंट किम से दोस्ती करता है और उसे खाने के लिए कोई चीज आगे बढ़ाता है और कहता है कि एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि अब ये भी एक इंसान की फॉर्म में है, मॉन्स्टर है नहीं, कम्युनिकेट कर पा रहा है। सार्जेंट किम भी अपनी बंदूक को नीचे रखता है, उसके बाद में आगे बढ़ता है। वहाँ पे जो भी काम की चीजें मिलती है उसे वो पहले बैग के अंदर डालता है कि आगे न जाने क्या सिचुएशन हो, पहले तो वो अच्छी चीजें तो अपने पास में रख ले एटलीस्ट। और उसके बाद में सार्जेंट किम को इस ककून के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया
था। इसी के कारण वो इस ककून के बारे में पूछता है, जहाँ पे जो योनयोक था वो बताता है कि ये ककून एक तरीके का हार्ट है, जहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर बनते हैं या बनने वाले होते हैं ये उनका एक आखिरी प्रोसेस होता है। मॉन्स्टराइजेशन की एक आखिरी स्टेज होती है। जो भी मॉन्स्टर बनने वाला होता है अगर वो ककून के अंदर चल जाता है तो उसके बाद में उनका एक न्यू बर्थ होता है, वो न्यू ह्यूमन बन के आते हैं, एक तरीके से बिल्कुल नए इंसान। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि जिन लोगों को काट के यानी कि न्यू ह्यूमंस को काट के फेंका गया था, सैंगवॉक ने जिन लोगों को मारा था वो एक जेल के अंदर थे और अभी यहाँ पे भी ककून्स बन गए थे, यानी कि 3 लोगों को मारा था तो यहाँ पे और भी ककून्स वापस से तीनों बन गए थे। ये अपने ककून के अंदर रीबॉर्न कर रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल अमर है, इन्हें कोई नहीं मार सकता। अगर इन्हें कोई मारता है तो ये वापस से खुद को जिंदा कर लेते हैं। सार्जेंट थाक इसी चीज को समझने के लिए सैंगवॉक के साथ ही घूम रहे थे और पूछने लगते हैं कि आखिर ये क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे सैंगवॉक बताना शुरू करता है कि ये न्यू ह्यूमन एक तरीके से मॉन्स्टर के बिल्कुल कट्टर दुश्मन होते हैं। जो ये स्पेशल इन्फेक्टीज होते हैं या फिर मॉन्स्टर होते हैं, इनकी न्यू ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें एक साथ में रख रहे हैं। पहले भी ये लोग आए थे, इसका मतलब था कि जो योनह्योक है वो अपने जैसे न्यू ह्यूमंस को ढूंढ रहा था और ऐसा ढूंढते ढूंढते वो सीधा लैब के अंदर तक भी पहुंच गया था, क्योंकि गाइस वहाँ पे भी हमने बहुत सारे ककून देखे थे। अब सैंगवॉक ने योनह्योक को मारा था और जिसका चेहरा जला हुआ था यानी कि सार्जेंट किम जिसको अपने साथ में लेकर आया था ये योनह्योक ही था, जो कि लैब के अंदर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। सैंगवॉक को भी यानी कि जो स्पेशल इन्फेक्टी है उसे भी ये बात अच्छी तरीके से पता था कि ये बार बार में जिंदा हो रहे हैं, न्यू ह्यूमंस कभी मर ही नहीं सकते। सार्जेंट थाक को पता चलता है कि अगर कोई मॉन्स्टर बनता है तो उसकी आखिरी स्टेज अमर होना हो जाती है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सैंगवॉक को थोड़ा डाउट हो जाता है कि आखिर न्यू ह्यूमंस यहाँ पे क्यों आए हैं। वो तभी यहाँ पे आते हैं जब वो अपनी जैसे लोगों को ढूंढते हैं। अब सार्जेंट थाक को पहले से ये बात पता थी कि जो चीफ थी उसने अपने बेटे को बेसमेंट के अंदर छुपा के रखा था जो कि ककून बन गया था, तो पक्का ये न्यू ह्यूमन उसी को लेने के लिए आए थे। लेकिन सार्जेंट थाक इस बात से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। अब असल के अंदर जो सैंगवॉक है वो इन न्यू ह्यूमंस को मारेगा कैसे, तो यहाँ पे सार्जेंट किम को बताता है मॉन्स्टर्स को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब भी न्यू ह्यूमन अपने ककून के अंदर होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। उस वक्त अगर उन्हें बिल्कुल भी टच भी कर दिया जाता है तो वो ऑलमोस्ट मर ही जाते हैं। तो यही एक तरीका है न्यू ह्यूमंस को मारने का। सैंगवॉक भी बिल्कुल हमेशा ऐसे ही किया करता था, कभी भी कोई ककून होता था तो उसके अंदर अपना टेंटिकल डाल के उसे मार दिया करता था ताकि वो न्यू ह्यूमन वापस से जिंदा ना हो सके। सार्जेंट किम यहाँ पे योनह्योक को पूछता है कि आखिर उन्होंने तुम्हें क्यों जिंदा रख रखा है, जहाँ पे योनह्योक बताता है कि वो जरूर मुझसे ये जानना चाहते होंगे कि बाकी मेरे सारे लोग कहाँ पर है। तो सार्जेंट किम कहते हैं कि बार बार में तुम हम लोग क्यों कहते जा रहे हो, जहाँ पे योनह्योक बताता है कि क्या तुम्हें पता भी आखिर कितने लोग मॉन्स्टर बने हैं, बाहर न जाने हमारे जैसे कितने लोग हैं जो भी मॉन्स्टर बने हैं, ऑलमोस्ट वो लोग न्यू ह्यूमन बन चुके हैं, यानी कि बाहर एक पूरी नई दुनिया बन चुकी है। अब गाइस यहाँ पे न्यू ह्यूमंस के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग था कहीं ना कहीं वो ये योनह्योक ही था, इसी के कारण उसे भी सैंगवॉक को मारना था, इसी के कारण वो भी सार्जेंट किम के साथ में स्टेडियम जाना चाहता था। गाइस हमें यहाँ पे एक सीन और दिखाया जाता है कि जो योनह्योक था वो यून्यू का भाई था और उसके पास आज भी अपनी बचपन की पिक्चर पड़ी थी। अब हालांकि वो इन चीजों को याद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ये भी एक अलग ही तरह की मिस्ट्री थी, लेकिन वो उस पिक्चर को कंटिन्यूअसली देखता जा रहा था। सीन जिसके बाद में हानी और योंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हानी पूछने लगती है योंग से कि आखिर वो स्टेडियम जाके करेगा क्या, क्या वहाँ पे उसकी कोई फैमिली रहती है या फिर कोई और है, जहाँ पे योंग कहता है कि नहीं वहाँ पे ही सारे लोग हैं, फैमिली तो मेरे न जाने कितने सालों से मेरे साथ नहीं रह रही है। हानी को योंग बहुत ज्यादा पसंद था, इसी के कारण वो कहती है कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो ना, तुम मुझे मेरे साथ रखोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे हमेशा सेफ रखना चाहते हो। तो योंग स्माइल करने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ पे यून्यू लौट के आती है जो कि एकदम बिल्कुल सदमे में थी। असल के अंदर वो सदमे में इसलिए थी क्योंकि उसने ह्यून्सू को देखा था कि वो मॉन्स्टर ही बना हुआ है, वापस इंसान बन ही नहीं रहा है और वो उस मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, यानी कि MH4 को। यहाँ जिसके बाद हम सीधा ह्यून्सू को ही देखते हैं जो कि उस चश्मिश को बहुत बुरी तरीके से सीढ़ियों के ऊपर रगड़ रहा था। यहाँ पे ये MH4 भी कम नहीं था, ये चश्मिश भी ह्यून्सू को कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगा, तू इस बार जाएगा ना सैंगवॉक के पास में, वो तेरा और ज्यादा भरता बनाएगा, वो तुझे पिछली बार से भी बुरी तरीके से मारेगा, क्योंकि ह्यून्सू सच में लास्ट टाइम सैंगवॉक से पिट गया था। जिसके बाद तो ह्यून्सू भी अब बिल्कुल चुप नहीं रहता और कहता है कि जिसके दम पे तू उड़ रहा है ना तुझे बताता हूँ मैं। उसके बाद में इस चश्मिश को फिर से बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पे यून्यू पागल हो रखी थी और वो योंग और हनी को कहती है कि मुझे लगता है कि ह्यून्सू को मैंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। और वो खड़ी हो जाती है, उसे याद आता है कि ह्यून्सू ने बात करी थी कि उसे सैंगवॉक को मारना है, इसी कारण वो स्टेडियम जाएगा, तो वो भी स्टेडियम जाने के लिए निकल जाती है। पीछे पीछे योंग और हनी भी चले जाते हैं। यहाँ पे चश्मिश ह्यून्सू को कहता है कि तुम्हें इंसानों का साथ देना चाहिए था, ये बात तुम्हें पहले भी समझाई गई थी, लेकिन तुम इंसानों का साथ देना ही नहीं चाहते, तुम किस तरीके के मॉन्स्टर हो। जहाँ पे ह्यून्सू कहता है कि एक मिनट, इंसान तो मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ तुम्हें पता भी है कि आखिर वो कौन है, वो ह्यून्सू है, यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ। यानी कि ह्यून्सू का मॉन्स्टर खुद ह्यून्सू को प्रोटेक्ट करना चाहता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ह्यून्सू सच में एक अच्छा इंसान था और उसके मॉन्स्टर को भी पता था कि ह्यून्सू कितना भोला है। लेकिन तभी यहाँ पे चश्मिश थोड़ी सी चालाकी कर जाता है, ह्यून्सू के पैर के ऊपर काफी सारा लिक्विड गिरा जाता है और बेचारा ह्यून्सू अपने पंख के साथ में वहीं अटक जाता है और इतनी देर में चश्मिश यहाँ से भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सार्जेंट किम बाहर आके चाकू वगैरह फेंक रहा था और कहीं ना कहीं खुद की स्किल्स को ठीक कर रहा था। तभी यहाँ पे योनह्योक आता है और उसी चाकू को एकदम बिना चूके बहुत ही शानदार वाला निशाना लगाता है और कहता है कि बस मैंने एक बार देखा और मैं सीख गया। सार्जेंट किम कहते हैं कि आखिर तुम इन चीजों को सीख के करोगे क्या, क्या करोगे इन स्किल्स का। जहाँ पे योनह्योक बताता है कि हम इन स्किल्स का कुछ नहीं करेंगे, बस मुझे मेरे लोगों को ढूंढना है ताकि हम सारे लोग एक साथ में रह सके और सेफ रह सके, अपने
लोगों को ढूंढ के इकट्ठा करना है। सार्जेंट किम योनियो को पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी याद भी है। अब यहाँ पे गाइस हमें पता चलता है कि योनियो को अपनी पुरानी लाइफ बिल्कुल याद थी, लेकिन वो उसे याद नहीं करना चाहता, बल्कि उन सारे इमोशंस को उसने एक जगह पे रख दिया था। जिसके बाद हम दूसरी तरफ उस छोटे से बच्चे किम युन-सू को देखते हैं जो कि अपनी इसी फ्रेंड को ढूंढ रहा था। और यहाँ पे जिसके बाद हम ये को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी पुतले से बैठ के बातचीत करने लगती है, क्योंकि उसका कोई दोस्त तो था नहीं। तो वो यहाँ पे उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी माँ मेरे लिए वापस आई थी, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। पहले मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब जाके मुझे पता चला है कि वो मेरे लिए वापस आई है और मुझे लेके जाना चाहती है। लेकिन आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सबको छोड़ के चली जाऊँ? और अगर मैं चली गई तो कभी युन-सू को नहीं देख पाऊंगी। इतनी ही देर में ये बात पीछे से किम युन-सू सुन लेता है और कहता है कि अच्छा तुम यहाँ से जाने वाली हो, तुम कब जाओगी? जहाँ पे ये कहती है कि मुझे नहीं पता और ना ही मैं श्योर हूँ कि उनके साथ जाऊंगी। जहाँ पे ये किम युन-सू कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास में मॉम है, क्योंकि गाइस हमें फर्स्ट सीजन के अंदर ही बता दिया गया था कि किम युन-सू की तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। उसके पास अपनी बहन थी जो कि सेकंड सीजन के अंदर मर गई थी। तो यहाँ पे वो ये को कहता है कि तुम्हारे पास अपनी मॉम है जो कि तुम्हें अपने साथ रखना चाहती, तो कितनी अच्छी चीज है, तुम उनके साथ जाओ ना। और उसके बाद में वो आगे बढ़ के बॉल लेकर आता है, क्योंकि यही बॉल ये ने उसे वापस से गिफ्ट के अंदर दी थी। तब किम युन-सू कहता है कि क्या तुम्हें पता भी इस बॉल के अंदर क्या है? वो इस बॉल को खोलता है जिसके अंदर गाइस एक वही पिन थी जो कि हमने फर्स्ट सीजन के अंदर देखी थी। ये दोनों भाई बहन जिस बूढ़े से अंकल के पास में थे जिनके पैर वैर नहीं चल रहे थे, उन अंकल ने इन दोनों भाई बहनों को बस सेफ रखने के लिए या अच्छा फील कराने के लिए ये पिन दी थी। और पहले ये पिन उसकी बहन के पास में थी जो कि मर गई थी। तो अब ये किम युन-सू ये पिन ये को दे देता है अपनी बहन समझ के कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें ये पिन इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर हम लाइफ में कभी भी दोबारा मिले तो तुम कभी मुझे भूलो ना। यानी कि ये का फाइनली एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। जिसके बाद हम ये क्योंग को देखते हैं, वो बस वेट कर ही रही थी कि शायद उसकी बेटी वापस आएगी और होता भी ऐसा ही है। फाइनली उसकी बेटी वापस आ जाती है और ये क्योंग फटाफट से अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाना चाहती है। बस ये क्योंग का यही मकसद था कि वो इंसानों से अपनी बेटी को दूर रखे और उसके बाद में अपनी बेटी के साथ जाके नई दुनिया बना ले, क्योंकि अब वो खुद भी तो मॉन्स्टर बन ही गई थी। ये लोग आगे जाने लगते हैं कंटिन्यूअसली एक सुरंग से होते हुए, जहाँ पे बीच रास्ते के अंदर वापस से ये उसे रोक लेती है और इस बार अपना नाम पूछती है कि आपने मेरा नाम क्या रखा। सब लोगों के पास अपने अपने नाम होते हैं। ये क्योंग कहती है कि हाँ बेटा तुम्हारा भी बिल्कुल नाम है। वो उसे गले से लगाती है और बस नाम बताने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो जाता है। असल के अंदर यहाँ पे सैंगवॉक पहुंच जाता है जो कि इन दोनों के ऊपर ही ऑलमोस्ट अटैक करने वाला था, लेकिन वो पहले कहीं ना कहीं ये क्योंग को पिघलाना चाहता था। वो ये क्योंग के पास में जाता है और कहता है क्या तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? मैं मियोंग हूँ, तुम मुझे आखिर कैसे भूल सकती हो? जहाँ पे ये क्योंग कहती है कि मियोंग मर चुका है, तुम वो नहीं हो। जहाँ पे मियोंग कहता है कि नहीं मैं वही हूँ, बस मेरी बॉडी चेंज हो चुकी है। तुमने भी मुझे देखा था कि मैं कितनी बुरी हालत के अंदर हूँ, आखिर हम सब साथ हो गए हैं, मेरे पास आओ। वो ये क्योंग को कहीं ना कहीं पागल बना रहा था कि आखिर देखो हमारी एक बेटी है, हम दोनों की बेटी है। ये क्योंग को अपना हस्बैंड दिखने लगता है, फियांसे जो कि सीजन 1 का था, MH1 था, और वो उसे चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर फंसा रहा था। इमोशनल हो गया कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया और जाके सीधा उसे हक कर लेता है। कहीं ना कहीं ये क्योंग के हाथ से भी वो गन नीचे गिर जाती है और वो अपने हस्बैंड को गले से लगा लेती है। लेकिन बस ये भी ये क्योंग की एक चाल ही होती है, वो जैसे उसे गले से हटाती है तभी उसके आंख के अंदर एक चाकू घुसा देती है, क्योंकि उसे पता था कि सैंगवॉक बहुत बुरा आदमी है और वो इसकी बेटी की बॉडी यूज करना चाहता है। इसी के कारण वो अपनी बेटी को ऐसे भगाने लगती है, फुल स्पीड में भगाने लगती है। लेकिन अब तो सैंगवॉक भी ये क्योंग के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लग जाता है। यहाँ पे ये सारी चीजें ये देखने लग जाती है कि आखिर उसके मॉम और डैड इतनी बुरी तरीके से लड़ क्यों रहे हैं। लेकिन अपनी मॉम की बात सुनते हुए ये यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी पीछे से सैंगवॉक अपना बड़ा सा टेंटिकल निकालता है और उसके बाद में ये क्योंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये क्योंग के पास में गन थी जिससे कि वो उसे शूट कर देती है। अभी भी जो सैंगवॉक था वो मरा नहीं था, आखिर वो तो था ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सबसे बड़ी बात कि उसने ये क्योंग का हाथ काट दिया था। ये क्योंग बेचारी बिना हाथ की जमीन पे गिरी हुई थी, रो रही थी और अपनी बेटी को भागने के लिए कह रही थी। लेकिन सैंगवॉक अपना बड़ा सा टेंटिकल आगे की तरफ भेजता है और ये को उठा के पास में ले आता है। सैंगवॉक तब यहाँ पे ये क्योंग को उठाता है और कहता है कि देखो आखिर ये हमारी बेटी है, बस तुम एक जरिया थी इसे पैदा करने के लिए। ये क्योंग कहती है कि तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये क्योंग के पास में एक आखिरी शॉट बचा था जिससे कि वो सैंगवॉक को शूट कर देती है। सैंगवॉक 1 मिनट के लिए दूर हो जाता है और ये क्योंग अपनी बेटी को अपनी गोद के अंदर लेती है और उसके बाद में कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम रखा है, तुम्हारा नाम सो इसू है। बेचारी इस बच्ची को अपना नाम तो मिलता है लेकिन इतनी गलत सिचुएशन पे नाम मिलता है जहाँ पे उसकी माँ ऑलमोस्ट मर रही थी। तभी यहाँ पे सैंगवॉक वापस से उठ जाता है और ये क्योंग के ऊपर बुरी तरीके से अटैक करता है और फाइनली उसे मार ही देता है। अभी जो बच्ची थी फाइनली जिसे नाम मिल गया था यानी कि सो इसू, वो अपनी माँ को उठाने की बहुत कोशिशें करती है। हालांकि वो एक मॉन्स्टर थी और अपनी माँ को वापस से मॉन्स्टर बनाने की कोशिश करती है ताकि वो उठ जाए। लेकिन जो थी ये क्योंग फाइनली मर गई थी क्योंकि वो ऑलरेडी मॉन्स्टर थी और अब मॉन्स्टर को ही मार दिया जाएगा तो वो कैसे ही उठेगा। उसने मरने से पहले सैंगवॉक को कहा भी था कि तुम मेरी बॉडी ले लो, लेकिन सैंगवॉक की तो ये बॉडी काम की ही नहीं थी, उसे तो सिर्फ अपनी बेटी की बॉडी चाहिए थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है जहाँ पे एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी कि ये क्योंग ही मर जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।